आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से क्षेत्रीय समाचार एकांश की प्रस्तुति, हमारा विशेष कार्यक्रम जनमत 2024। मैं भारत हूँ, भारत है मुझ में, मैं ताकत हूँ, ताकत है मुझ में। हम भारत को नतमस्तक है, हम योद्धा के दो हस्तक है। हम भारत भाग्य विधाता है, हम भारत के मतदाता है। मतदान मतदान देने जाएंगे भारत के लिए। नमस्कार, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ से प्रसारित चुनाव विशेष कार्यक्रम जनमत 2024। मैं हूं तनवीर फातिमा। देश भर में तीसरे चरण का मतदान हो चुका है। उत्तर प्रदेश में आज 10 लोकसभा सीटों पर वोटिंग की गई है। इन सीटों पर 100 प्रत्याशियों का भाग्य आज ईवीएम में कैद हो गया है। आज के कार्यक्रम में जानेंगे कि आज चुनाव में पूरे दिन क्या कुछ रहा खास। इसके अलावा बात करेंगे दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के बारे में। इन सभी मुद्दों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं राजनीतिक मामलों के विशेषज्ञ डॉक्टर संजय गुप्ता, जो कि लखनऊ विश्वविद्यालय में राजनीतिक शास्त्र के विभागाध्यक्ष हैं। सर, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। तीसरे चरण में उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर हुए मतदान के आंकड़ों पर अगर हम नजर डालें तो शाम 5 बजे तक के आंकड़ों के अनुसार 55.13% वोटिंग हुई है। इन आंकड़ों को हम कैसे देख सकते हैं सर? मैडम, ये जो आज की वोटिंग हुई है, एक अच्छी वोटिंग कही जाएगी। इसमें मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है और अगर पहले के 2 फेसेस से हम कंपेयर करें जी, तो इसमें अब मतदान प्रतिशत आगे बढ़ा है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि हाँ, एक ठीक ठाक वोटिंग हुई है। और भी अच्छा होता है कि ये अगर 60% अगर टच करता तो ये और भी अच्छी बात होती है। और मेरे ख्याल से अभी जो लेटेस्ट फिगर्स इलेक्शन कमीशन के द्वारा ऑफिशियली रिलीज किया जाएगा, इससे और अधिक प्रतिशत और अच्छा खबर आने की उम्मीद है। तो आपको लगता है कि अभी तक जो परसेंटेज हमारे पास है ये उत्साहजनक है? हाँ, ठीक है। मतलब बहुत ज्यादा उत्साहजनक भी नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है कि अभी इसमें बहुत गुंजाइश है, काफी स्कोप हो सकता है। थोड़ा जनता और जागरूक हो जाए, थोड़ा और उत्साह के साथ सामने आएगी तो निश्चित रूप से इसमें बढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि भारत के जो ये चुनाव आयोग है, उसने इतनी व्यापक तैयारी कर रखी है कि किसी व्यक्ति को, चाहे वो बुजुर्ग हो चाहे वो साधारण आम व्यक्ति है, किसी के लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसलिए बहुत गुंजाइश है मुझे लगता है। और अभी आगे आने वाले जो भी 4 चरण बाकी, दिस वाज द 3rd स्टेज, तो अगले 4 फेजेस में ये उम्मीद करी जा सकती है कि अच्छी परसेंटेज और होगा वोटिंग में। आज उत्तर प्रदेश की जिन 10 लोकसभा सीटों पर मतदान हुआ है, वहां के स्थानीय मुद्दों की अगर हम बात करें तो वो क्या रहे और किन मुद्दों को रखकर आज लोगों ने वोट डाले हैं? तनवीर मैडम, देखिए, जहाँ तक मुद्दों की बात है, एक आम इंसान के जीवन में जो जो चीजें आवश्यक होती है, बुनियादी जो चीजें होती हैं, एक बहुत बड़ी बात होती है। हर एक आदमी को आजीविका चाहिए, कोई नौकरी चाहिए। तो ये सबसे पहली डिमांड आज के समय में हर एक व्यक्ति चाहता है उसे एक कम से कम आजीविका, रोजगार तो मिल जाए। और ये बहुत वैलिड डिमांड भी है और जनता इसको कर भी रही है। दूसरी जो डिमांड है वो ये है कि महंगाई पर थोड़ा सा नियंत्रण होना चाहिए, काबू होना चाहिए। जो अगल बगल देख रहे हैं, खासतौर से जो रिमोट एरियाज हैं, रूरल एरियाज हैं, वहां पर ज्यादा लोग इसको सफर कर रहे हैं। थोड़ा महंगाई इसमें और निश्चित रूप से कम होना चाहिए। तीसरी बात है, हम लोग बात करते हैं अच्छी शिक्षा के बारे में, बेहतर शिक्षा के बारे में बात करते हैं। हर एक माता पिता अपने बच्चे के लिए एक अच्छी शिक्षा की व्यवस्था चाहता है, जहां पर नियमित रूप से बच्चा जाए और क्वालिटी एजुकेशन उसको रिसीव कर सके। तो ये तीसरा एक प्रमुख मुद्दा है। इसके अलावा भी बहुत सारे मुद्दे हो सकते हैं जो हम ओवरऑल डेवलपमेंट के पर्सपेक्टिव में हम देख सकते हैं। उसको एक साफ सुथरा शहर चाहिए, साफ सुथरा उसको अलग का एनवायरनमेंट चाहिए, उसको खुली हवा में, अच्छी साफ हवा में सांस लेने का उसको अवसर मिलना चाहिए। इट इज अ बेसिक ह्यूमन राइट, इट इज ऑल्सो अ फंडामेंटल राइट, ये भी है। तो ओवरऑल जो नीटनेस है, क्लीनलीनेस है, जो हेल्थ स्टैंडर्ड है, फूड स्टैंडर्ड है, ये हर एक आदमी के जो जीवन में जो बुनियादी बातें आती है, वो सब, ये सारे मुद्दे हैं हर जगह। चाहे हम लखनऊ में बैठे हों, चाहे आज जो 10 जगह पर जहां वोटिंग हुई हो, सब जगह ये एक बेसिक रिक्वायरमेंट रही है। जी बिल्कुल। अगर हम पहले चरण की बात करें तो उत्तर प्रदेश में 61.11% मत पड़े थे। वहीं दूसरे चरण की अगर बात करें तो 55.19% मत पड़े हैं। आज शाम 5 बजे तक के आंकड़ों की बात करें तो ये 55.13% मतदान है। तो ये कम वोटिंग होती है या जब ज्यादा वोटिंग होती है, इसका क्या असर पड़ता है? मैडम, इसके बारे में अभी कोई कंक्लूसिव रिपोर्ट या कोई बहुत एविडेंस के साथ कोई नहीं कह सकता है। देखिए, अगर 55% वोटिंग हुई 5 बजे तक, मुझे उम्मीद है अभी 6 बजे तक के जो आंकड़े आएंगे वो निश्चित रूप से
वो निश्चित रूप से और अधिक इसके आंकड़े दिखाएंगे। इट मे टच समवेयर अराउंड 60%। फिर भी 60% जैसे सेफोलॉजिस्ट कह रहे हैं, बहुत सारी खबरें आ रही हैं कि इट इज not a good sign for the ruling party or it may be a good sign for the opposition party। लेकिन इस बारे में अभी कह पाना मुश्किल है, क्योंकि देखिए इसका कारण क्या है। क्यों एक आम मतदाता बड़ा उदासीन है। अभी हमें यह नहीं पता चल रहा है कि रूरल एरिया में कितनी वोटिंग हुई है, शहरों में कितनी परसेंटेज वोटिंग हुई है, जो शहरों में इलाकों में अलग अलग लोग रहते हैं, मोहल्लों में क्या वोटिंग हुई है, ये सारी चीजों को भी कह पाना बहुत मुश्किल है। इसलिए जब तक और हमारे पास कंक्लूसिव एविडेंस ना आ जाए, इलेक्शन कमीशन हमें और अच्छे आंकड़े ना दे दे, तब तक इस बारे में कुछ कह पाना मुश्किल है। लेकिन चाहे वो विपक्ष हो चाहे वो सत्ता पक्ष हो, दोनों के लिए चिंता की बात जरूर है जी। इसमें भी बहुत कुछ हो सकता था और बहुत कुछ मेरा ये मानना है कि देखिए इस बार के चुनाव में, पिछले 2019 के और इस बार के चुनाव में आप कंपेयर करिए, इस बार तो हमें शहर में सड़कों पर ना कोई जुलूस दिखता है। पहले आप देखिए 2019 से बहुत अच्छे से याद है कि बाइक रैलीज होती थी, एक मोहल्ले के लड़के 20-25 लड़के इकट्ठा होकर बाइक रैली निकालते थे अलग अलग पार्टीज के, और वो अपना प्रचार करते हुए ढोल मजीरा बजाते हुए जाते थे। हाउस टू हाउस, डोर टू डोर कांटेक्ट होता था। आप देखिए हम तो नहीं देख पा रहे हैं कि इस बार कहीं डोर टू डोर कांटेक्ट हुआ हो या कहीं ऐसा जुलूस जलसे के रूप में आया हो, और ये अमूमन सभी पार्टियों के संदर्भ में है। सब लोग मान के चल रहे हैं कि कुछ ना कुछ अपना उनका परसेप्शन है, इसलिए ये कम परसेंटेज का एक कारण हो सकता है जी। निर्वाचन आयोग ने चुनाव को समावेशी बनाने के लिए सभी वर्गों के लोगों पर ध्यान दिया है। थर्ड जेंडर मतदाताओं को मतदान के लिए प्रेरित करने के लिए स्वीप आइकॉन भी बनाए गए हैं। हमने बात की कुछ ऐसे ही उत्साहित थर्ड जेंडर मतदाताओं से। महीना जी, जिला बरेली। मैंने आज मतदान किया, बहुत अच्छा लगा। मेरे चिन्ह समाज ने भी मतदान किया, उन सबको भी बहुत अच्छा लगा। आने वाले समय में लोग मतदान करेंगे। चुनाव आयोग की तरफ से अच्छा इंतजाम रहा, कोई असुविधा नहीं हुई, सारी सुविधाएं अच्छी हैं। मैं मैनपुरी से रूबी। चुनाव आयोग ने मुझे जागरूकता फैलाने के लिए चुना है। हमारे किन्नर समाज में सभी ने वोट डाला है और सभी ने कोशिश की है ज्यादा से ज्यादा लोगों को जागरूक करने के लिए। आने वाले जो आगे चरण चुनाव है तो सभी लोग निकले वोट डालने के लिए और वोट डाले। इसके अलावा हमने बात की इटावा के पीडब्ल्यूडी स्वीप आइकॉन डॉक्टर राजीव राज से। मैं डॉक्टर राजीव राज, स्वीप आइकन इटावा। वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने के लिए हम लोगों ने इस बार विशेष कुछ अभियान चलाए थे। उनमें से खास जो कार्यक्रम थे वो ब्लॉक लेवल पर जाके स्पेशली जो दिव्यांग हैं उनको इकट्ठा करके उनके वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने पर काम करा। स्कूल कॉलेजेस के जो बच्चे अपने अपने क्षेत्रों में आते जाते हैं उनको एक मैसेंजर के रूप में, एक टॉर्च बेरर के रूप में मोटिवेट करा। छोटे छोटे स्लोगन्स, कविताएं और वहाँ की लोकल जो बोली है उसमें कुछ लोक गीतों के माध्यम से भी वोटिंग के लिए लोगों को अवेयर करने का काम करा। लोगों में उत्साह था और हमारे साथ लगातार जैसे पहले कार्यक्रम के बाद अगले कार्यक्रमों में जिस तरह से भीड़ बढ़ी है तो उससे लगा कि लोगों को अच्छा खासा फर्क पड़ेगा। अगर हम बात करें भारत के लोकतंत्र की, तो भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। वहीं दूसरी तरफ आता है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का लोकतंत्र, जो कि सबसे पुराना माना जाता है। तो दोनों लोकतंत्रों में बुनियादी अंतर क्या है? मैडम, एक बहुत बड़ा बुनियादी अंतर यह है कि भारत जब आजाद हुआ और 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान पूरी तरह से लागू हुआ जी। हमारे संविधान ने उसी समय से ही यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज की व्यवस्था ये हर एक व्यक्ति को ग्रांट कर दिया था। यानी 21 साल, उस समय 21 साल थे, 21 साल के ऊपर जो भी महिला पुरुष था सबको वोट देने का अधिकार मिला जी। अमेरिका में देखिए 1790 के लगभग वहां का संविधान बना है जी। लेकिन 1919 में जाकर 1920 में जाकर जब उनका 19th अमेंडमेंट पास होता है तब जाकर वहां पर महिलाओं को वोटिंग राइट दिया जाता है। अब देखिए वो विश्व का सबसे पुराना लोकतंत्र है, उसने 200 साल के बाद जाकर अपने सभी व्यक्तियों को, महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया। हमारे संविधान निर्माता कितने खुले दिमाग के थे, कितने ब्रॉड माइंडेड थे कि उन्होंने जब से हमारा देश आजाद हुआ और हमारा संविधान अडॉप्ट किया गया उसी समय से दिया गया। दूसरी बात देखिए, ये जो वर्तमान में हमारे चुनाव हो रहे हैं इसमें एक तरह से पार्लियामेंट को बनाने के लिए हो रहे हैं। वहां पर जो चुनाव होता है वो प्रेसिडेंट को चुनने के लिए होता है, सिंपली बिकॉज वी हैव अ पार्लियामेंट्री सिस्टम, दे हैव अ प्रेसिडेंशियल सिस्टम। उनके आम जो चुनाव होते हैं वो राष्ट्रपति को चुनाव करने के लिए किया जाता है। हमारे यहाँ जो आम चुनाव होते हैं वो संसद को चुनने के लिए किया जाता है। फिर हम लोग अपने प्रतिनिधि को चुन रहे हैं। यहाँ पर अमेरिका में जो वहां पर अपना उनका प्रतिनिधि है वो उनका राष्ट्रपति है, वो एक व्यक्ति को चुन रहे हैं।
आम चुनाव में हम पूरी संसद को चुन रहे हैं, ये इसका एक बहुत बड़ा इसका अंतर है। और दूसरी बात है, देखिए वहां पर जो चुनाव हो रहे हैं वो पूरा 1 साल का कार्यक्रम होता है, बड़ा लंबा टॉर्चरस वो पीरियड होता है। भारत में जो चुनाव है ये महज 2-2.5 महीने के अंदर ये सिमट जाएगा। तो एक तरह से बड़ा कॉम्पैक्ट हमारा शेड्यूल रहता है, और वहां पर जो इतना लंबा कार्यक्रम है और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी है। पहले उसमें डायरेक्ट इलेक्शंस भी, इनडायरेक्ट इलेक्शंस भी हैं, पार्टी प्राइमरीज का इलेक्शन होता है, फिर उसके बाद नेशनल इलेक्टर्स होते हैं, पार्टी इलेक्टर्स होते हैं, तब फाइनल जाकर वो जो प्रेसिडेंट होता है चुना जाता है। इसलिए हमारा बहुत प्लेन है, सिंपल है एज कंपेयर टू द अमेरिकन। हमारा छोटे समय में ही इलेक्शन संपन्न हो जाता है, हर व्यक्ति को वोट देने का अधिकार मिलता है, वहां पर भी मिलता है। लेकिन हमारे जितना जागरूकता है, पॉलिटिकल एजुकेशन होती है, संभवतः दुनिया भर में किसी भी लोकतंत्र में, भारत में जितनी होती है राजनीतिक शिक्षा, संभवतः किसी देश में देखने को नहीं मिल पाती। अगर हम भारत और अमेरिका के निर्वाचन आयोग की बात करें तो दोनों की भूमिका किस तरह अलग है? मैडम, हमारे जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ECI, भारत का चुनाव आयोग, इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। अमेरिका में जो है फेडरल इलेक्शन कमीशन है, दैट इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। वहां पर महज 7 अनुच्छेद हुए थे जब उनका वे बैक 1789 में संविधान बना था, केवल 7 अनुच्छेद। हमारे यहाँ जो संविधान इतना व्यापक है कि उसे संविधान के 15वें भाग में अनुच्छेद 324 से 329 तक इलेक्शन कमीशन क्या होगा, इसकी ड्यूटीज क्या होंगी, ये पूरा उसका ब्यौरा उसने मेंशन कर दिया। अब देखिए, जो अमेरिका में चुनाव आयोग है वो बेसिकली इलेक्शन फाइनेंस लॉ को वो करता है, यानी जो वहां पर चुनाव में खर्चे हो रहे हैं, जो कैंडिडेट रुपया पैसा खर्च कर रहा है, वो उसको कंट्रोल करने के लिए बनाया जाता है। हमारे यहाँ भी चुनाव आयोग ने किया है, हमारे यहाँ भी 50 से 70 लाख रुपया एक जो संसद के लिए यानी पार्लियामेंट इलेक्शंस के लिए जो चुनाव लड़ रहा है उतना खर्च कर सकता है। लेकिन ये इससे बहुत बड़े मुद्दे चुनाव आयोग के पास है, एक बहुत व्यापक संस्था है और इसका बहुत मल्टीफेरियस इसका काम है, इसलिए हमारी बड़ी स्ट्रॉन्ग रोबस्ट बॉडी है। इट हैज द फुल बैकिंग ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, और इसमें एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है भारत के चुनाव आयोग में। इस समय श्री राजीव कुमार हैं और उनके 2 अन्य सहयोगी जिनको हम इलेक्शन कमिश्नर्स कहते हैं। ये जो भारत का चुनाव आयोग है, राष्ट्रपति के द्वारा इनको अपॉइंट किया जाता है और 6 साल का कार्यकाल होता है। संजय जी, एक सवाल ये आता है कि आदर्श आचार संहिता जो है, इसके उल्लंघन के बहुत सारे मामले सामने आते रहते हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे कौन से आचरण इसके अंतर्गत आते हैं? इसमें मैडम देखिए, बहुत प्रकार के आचरण आते हैं। पहली बात तो जो पार्टी जो इसमें इलेक्शन कंटेस्ट कर रही है, चाहे रूलिंग पार्टी हो चाहे अपोजिशन पार्टी हो, उनको बात का संयम रखना है। उसमें उन्हें किसी रिलीजन का, किसी कास्ट का, किसी क्रीड का, किसी यानी देश का, संप्रदाय का, किसी के बारे में कोई अपशब्द अपमानजनक टिप्पणी नहीं करना है ना। दूसरी बात, अभी इलेक्शन कमीशन ने लेटेस्ट पार्टी इन पावर एक नया क्लॉज उसने अपनी वेबसाइट में डाल दिया। उसने कहा जो पार्टी इन पावर है उसके लिए ज्यादा डूज एंड डोंट्स हैं। तो इसलिए आज जो चुनाव संहिता है ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसके बिना साफ सुथरे चुनाव संपन्न नहीं कराए जा सकते हैं। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया संजय जी। थैंक यू मैडम। एक सशक्त लोकतांत्रिक सरकार चुनने के लिए अधिक से अधिक मतदान करना बहुत जरूरी है। देश में चौथे चरण का चुनाव 13 मई को होना है। उत्तर प्रदेश में अगले चरण में 13 लोकसभा सीटों पर मतदान होगा। इनमें शाहजहांपुर, खीरी, धौरहरा, सीतापुर, हरदोई, मिश्रिक, उन्नाव, फर्रुखाबाद, इटावा, कन्नौज, कानपुर, अकबरपुर और बहराइच शामिल हैं। आकाशवाणी के श्रोताओं से अपील है कि वे आगामी चरणों में मतदान करके भारत के लोकतंत्र को मजबूत बनाएं। नमस्कार। जागृत हूँ मैं मतदाता, अपने देश की दृष्टि हूँ। I would like to appeal to the voters that elections belong to you. We are handing over the baton to you. Please come and vote. हम वोट देने जाएंगे देश के लिए। हमें विश्वास है कि यूथ न सिर्फ वोट करेंगे बल्कि हमारे एम्बेसडर्स भी बनेंगे। The entire team in the ECI is ready to ink the voters. Please join us.